वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी की U-1206 नामी सबमरीन नॉर्थ सी में छुपी हुई थी। नीचे समंदर का खौफ और ऊपर पहरा देते हुए ब्रिटिश प्लेन्स का। इसी मोमेंट पर सबमरीन के कैप्टन ने टॉयलेट इस्तेमाल करते हुए उसका गलत वॉल्व खोल दिया। चंद सेकंड्स में समंदर का पानी वेसल के अंदर भरकर बैटरीज के अंदर चला गया और क्लोरीन गैस बनना शुरू हो गई। मजबूरन सबमरीन को सरफेस पर लाना पड़ा, जहां ब्रिटिश नेवी और एयरफोर्स सख्त पहरा दिए हुए थी। उन्होंने देखते साथ ही सबमरीन को तबाह कर दिया और सारे क्रू मेंबर्स को कैदी बना डाला। समंदर की गहराई में 200 मीटर नीचे सबमरीन्स के लिए गलती की जर्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं होती। एक छोटी सी भी गलती मौत का पैगाम बन जाती है। कहते हैं सबमरीनर्स का असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनका अपना दिमाग होता है। उनकी दुनिया सिर्फ स्टील का एक ट्यूब होती है जो समंदर से कई 100 मीटर नीचे छुपकर चल रही होती है। ऊपर पानी का बोझ, नीचे मौत का सन्नाटा और बीच में इंसान। इसके अंदर रहने वाले क्रू दिनों नहीं बल्कि महीनों तक पानी के अंदर रहते हैं। 2024 में HMS वेंस ने पूरे 201 दिन तक समंदर के अंदर रहकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया। पर यहां सवाल उठता है कि 7 महीने से भी ज्यादा सबमरीनर्स समंदर की गहराई में कैसे रहते हैं। खाना, पानी और सबसे बढ़कर ऑक्सीजन की कमी को कैसे पूरा किया जाता है। समंदर की गहराई में टॉयलेट और दूसरे वेस्ट का क्या किया जाता है, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए जैसे U-1206 के साथ हुई तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। वेलकम टू आवर चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नाजरीन, अक्सर लोग सबमरीन को एक लग्जरी वेसल समझते हैं जहां कंफर्ट की हर चीज मौजूद हो, पर असल में समंदर की गहराई में बाकी दुनिया से कटा रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर बेशक आप एक 5 स्टार स्वीट में ही मौजूद क्यों ना हो, हकीकत में सबमरीन किसी कॉफिन से कम नहीं होती। यह एक तंग ट्यूब जैसे होती है जिसका काम ही समंदर की गहराई में छुपकर तैरना है। अंदर जगह इतनी तंग होती है कि 2 लोग मुश्किल से एक जगह पर चल सके। हम बात कर रहे हैं नेवी सबमरीन्स की, जो देखने में तो काफी बड़ी लगती है, लेकिन इसी के अंदर इंजन भी होता है, कई महीनों का सामान भी, और हैरतअंगेज तौर पर 130 से भी ज्यादा क्रू मेंबर्स के लिए जगह भी। कंपैरिजन के लिए बताता चलूं कि जहां एक नॉर्मल प्रिजन सेल में कैदी के पास 80 स्क्वायर फीट तक जगह होती है, वहीं सबमरीन में एक क्रू मेंबर सिर्फ 20 स्क्वायर फुट तक की जगह को एंजॉय कर सकता है। तो अगर यूं कहा जाए कि सबमरीनर्स मिशन पर नहीं बल्कि 6-7 महीनों की कैद में जाते हैं, तो यह भी गलत नहीं होगा। यहाँ प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हर शख्स की प्राइवेट स्पेस सिर्फ उसके कंधों तक होती है। हर वक्त किसी ना किसी का कंधा एक दूसरे से टकरा रहा होता है, और यहीं से शुरू होता है सबमरीनर्स का पहला चैलेंज, क्लस्ट्रोफोबिया। ये एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें तंग जगहों पर इंसान खौफजदा हो जाता है, पैनिक अटैक्स होते हैं और हार्ट बीट तेज हो जाती है, दिमाग सही से काम नहीं करता, और इस कंडीशन में जो फैसले लिए जाते हैं वह भी अक्सर गलत साबित होते हैं। नेवी की सिलेक्शन के प्रोसेस में क्लस्ट्रोफोबिया को बारीकी से ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हल्के से भी असरात जाहिर होते हैं तो कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सबमरीन लाइफ का सबसे पहला चैलेंज आपकी नींद होती है। अगर आपके पास सोने के लिए अपना प्राइवेट बेड है तो आप खुश नसीब हैं, क्योंकि सबमरीनर्स में प्राइवेट बेड नाम की कोई चीज नहीं होती। ये बंक कॉफिन जैसे टाइट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसमें इंसान सिर्फ लेट सकता है, बैठना भी मुमकिन नहीं। सबमरीन के बेड पर लेटना कब्र में सोने से कम नहीं है। USS मिजोरी जैसी सबमरीन्स में 135 क्रू मेंबर्स होते हैं, जबकि बेड्स सिर्फ 94, मतलब एक बेड को अलग अलग सेलर्स शेयर करते हैं। यहाँ एक सिस्टम होता है जिसे हॉट बंकिंग कहते हैं। एक सेलर जब अपनी ड्यूटी के लिए उठता है तो उसी वक्त किसी और की ड्यूटी खत्म होती है और वह उसी गर्म बेड में घुस जाता है, यानी यहाँ बेड कभी ठंडा ही नहीं होता। सोचें, यहाँ नींद भी आपकी अपनी नहीं है, वो शिफ्ट सिस्टम का हिस्सा होती है। सबमरीन्स में दिन रात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि यह कई 100 मीटर समंदर के नीचे होती है, जहां सूरज की रोशनी पहुंचने का कोई चांस नहीं होता। इसी वजह से इंसान का स्लीपिंग साइकिल नेचुरल स्लीप साइकिल से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यहाँ हर किसी को आर्टिफिशियल स्लीप साइकिल बनाना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने लोग इतने अरसे तक एक ही जगह पर बंद हो तो उनको खाना कहां से मिलता होगा। सबमरीन जब मिशन पर निकलती है तो उसमें 20,000 किलोग्राम तक खाने का सामान लोड किया जाता है। पर इससे भी हैरानी की बात यह है कि सबमरीन में इस सामान के लिए कोई खास स्टोरेज नहीं होती, बल्कि पूरी सबमरीन में सारा खाना फैला दिया जाता है।
बेड्स के नीचे कॉरिडोर पर सारा सामान फैला दिया जाता है और क्रू मेंबर्स उनके ऊपर लिटरली चल रहे होते हैं। शुरू के कुछ दिन फ्रेश फ्रूट्स, सब्जियां और मिल्क प्रोडक्ट्स दस्तयाब होते हैं। इनको शुरुआती हफ्तों में कंज्यूम करना होता है। उसके बाद पूरा क्रू कंड और फ्रोजन फूड पर गुजारा करता है। पर सबमरीन्स पर खाना सबसे आला तस्वुर किया जाता है, क्योंकि खाना ही एक ऐसी चीज है जो कई 100 मीटर नीचे क्रू का मोराल बढ़ाए रखता है। सबमरीन में अगर खाना बोरिंग हो जाए तो डिप्रेशन बढ़ सकती है। इसलिए कुछ लंबे मिशनन्स पर आइसक्रीम मशीनन्स भी होती हैं और कभी कभी स्टेक नाइट्स भी। यहाँ प्रॉपर किचन्स और शेफ्स होते हैं, पर हादसात को कम रखने के लिए जितनी भी कुकिंग होती है वो इलेक्ट्रिक स्टोव और ओवन्स में होती है। और सबसे खास बात यह है कि नॉर्मली दिन में 3 मील्स खाई जाती हैं, लेकिन सबमरीन्स में टोटल 4 मील्स होती है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और आखिर में मिड राइट्स। ये मिड राइट मील आधी रात के बाद सर्व की जाती है। उसकी वजह यह है कि सबमरीन के अंदर का माहौल इंतहाई स्ट्रेसफुल होता है, जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स की बॉडी आम इंसान से ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। उन्हें सुस्ती से बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा मील ऐड की जाती है। और दूसरा, जिस शिफ्ट की ड्यूटी रात को होती है उनके लिए बीच में मिड रेट मील ही एनर्जी का वाहिद सोर्स होती है। और अब आता है सबसे हैरत अंगेज पार्ट, ऑक्सीजन। सतह समंदर से कई 100 मीटर नीचे कोई विंडो नहीं होती जिसको खोल लिया तो फ्रेश एयर अंदर आ गई। ये लिटरली एक सील्ड मेटल ट्यूब होता है। तो फिर सबमरीनर्स के लिए फ्रेश ऑक्सीजन कहां से आता है? इतने अरसे तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स सबमरीन में रखना रिस्की भी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक फ्लेमेबल गैस है। इसीलिए सबमरीन में इलेक्ट्रोलिसिस का एक शानदार निजाम नस्ब होता है। समंदर के नमकीन पानी को तोड़कर उसमें से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है और बचने वाली हाइड्रोजन गैस को जाया कर दिया जाता है। हर इंसान रोजाना 600 लीटर ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। अगर 130 क्रू मेंबर्स हो तो सबमरीन में लगे सिस्टम को रोजाना 78,000 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी पड़ती है। यह बिल्कुल एक अंडर वाटर स्पेस स्टेशन का सिस्टम है। अगर सिस्टम फेल हो जाए तो क्रू मेंबर्स चंद मिनटों में ही सांस की कमी महसूस करते हैं। पर सबमरीन में सिर्फ ऑक्सीजन बनाना ही क्रू की जिंदगी के लिए काफी नहीं। इंसान जब सांस लेता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है। अब अगर एक तरफ से ऑक्सीजन बन रही है जो कि कंज्यूम भी हो रही है, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रही है जिसे कोई कंज्यूम नहीं कर रहा, तो इस सूरत में हवा में एक इम्बैलेंस बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस 10% से भी ज्यादा हो गई तो ये खतरे से हरगिज खाली नहीं। इसलिए मॉडर्न सबमरीन्स में कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर्स लगे होते हैं। सबमरीन की हवा को एक टावर से गुजारा जाता है जिसमें एमाइन नामी लिक्विड स्प्रे किया जाता है। यह केमिकल हवा में से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर यह सिस्टम फेल हो जाए तो इमरजेंसी की सूरत में सोडा लाइम या लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैनिस्टर्स जगह जगह रखे जाते हैं। जब हवा इन कैनिस्टर से गुजरती है तो केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और उसे सॉलिड कार्बोनेट में बदल देता है। ये होता तो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, क्योंकि एक बार कनिस्टर भर गया तो वह कचरा बन जाता है और फिर उसे डिस्पोज करना एक नया मसला बन जाता है। सबमरीन्स में खाना पकाने से लेकर शावर लेने तक और इल्ड्री से लेकर पीने के पानी तक ताजा पानी का होना बहुत जरूरी है। और जिस पानी में वह तैर रही है वह सारा नमकीन पानी है। इसी पानी को डिस्टिलेशन यानी भाप बनाकर साफ करना या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए फिल्टर किया जाता है। न्यूक्लियर सबमरीन्स में क्योंकि एनर्जी की कोई कमी नहीं होती, तभी उसमें डिस्टिलेशन का तरीका अपनाया जाता है। जबकि मॉडर्न सबमरीन्स में हाईटेक फिल्टर लगे होते हैं जो समंदर के पानी में से नमक को अलग करके ताजा पानी तैयार करते हैं। पानी यहाँ बेशक बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसको इस्तेमाल करने के लिए सख्त रूल्स होते हैं। यहाँ किसी को शावर के लिए 15 मिनट नहीं मिलते, बल्कि एक सबमरीन को सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए शावर इस्तेमाल करना होता है। समंदर के बीच रहने के बावजूद एक सबमरीन पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता है। सबमरीन में कचरा बाहर निकालना भी एक बहुत बड़ा टैक्टिकल चैलेंज होता है। सबमरीन पानी के इतने प्रेशर तले होती है कि एक सुराख भी हुआ तो समंदर का पानी सैलाब की तरह अंदर आ जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे U1206 के साथ हुआ। तो फिर टॉयलेट वेस्ट से लेकर वेस्ट वाटर को कैसे मैनेज किया जाता है? टॉयलेट वेस्ट पहले सैनिटरी टैंक में जमा होता है। जब यह टैंक भर जाता है
तो इंतहाई ताकतवर पंप्स का इस्तेमाल करके इस वेस्ट को समंदर में ही डिस्पोज कर दिया जाता है। ये पंप्स समंदर के प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाते हैं। इस दौरान वॉल्व्स का सही सीक्वेंस में खुलना बहुत लाजमी होता है। अगर बाहर का वॉल्व पहले खुल गया और अंदर का बाद में, तो समंदर का पानी सबमरीन के अंदर ब्लास्ट हो सकता है। सॉलिड ट्रेश की बात की जाए तो इसको कॉम्पैक्ट करके स्टील कंटेनर्स में पैक किया जाता है और कभी कभी टॉर्पिडो के जरिए इसको बाहर लॉन्च कर दिया जाता है। बाकी सारा काम तो मशीनें संभाल लेती हैं, लेकिन इंसान का क्या? कहते हैं यहाँ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है। महीनों तक सनलाइट नहीं, फैमिली कांटेक्ट ना होने के बराबर, एक जैसी स्मेल, एक जैसी दीवारें और एक जैसे ही चेहरे। क्रू मेंबर्स डिप्रेशन, एंजाइटी और क्लस्ट्रोफोबिया का शिकार हो सकते हैं। सबमरीन में एक छोटी सी भी आर्गुमेंट काफी खतरनाक बन सकती है। इसलिए यहाँ दिन और रात का पैटर्न बनाने के लिए सबमरीन में दिन की लाइट्स का रंग नेचुरल लाइट जैसा होता है और रात को लाइट्स रेड हो जाती है, ताकि माइंड को सिग्नल मिले कि अब रात हो चुकी है। पर जो भी हो, क्रू को इसी कंडीशन में जिंदगी और मौत के फैसले करने होते हैं। अक्टूबर 1944 में यूएसएस टैंक नामी सबमरीन की तरफ से एक टॉर्पीडो मिसाइल फायर किया गया, लेकिन कैलकुलेशन में छोटी सी गलती की वजह से वो टॉर्पीडो फायर तो हुआ, लेकिन घूमकर उसी सबमरीन से जा लगा जिसने उसे फायर किया था। U-1206 का टॉयलेट इंसिडेंट हो या यूएसएस टैंक का अपना ही टॉर्पीडो, ये हादसात हमें बताते हैं कि सबमरीनर्स की जिंदगी सिर्फ दुश्मन से लड़ना नहीं, बल्कि हर पल अपने ही दिमाग, अपनी ही मशीन और उस खामोश समंदर से लड़ना है जहां गलती की सजा सिर्फ मौत है। उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।